नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में 5 साल के लिए बनेगा हेल्थ ब्लूप्रिंट। यूपी के दिव्यांग छात्रों को मिलेंगे सहायक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का नया पावर हाउस बना उत्तर प्रदेश। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा अपडेट, 11 अगस्त से आवेदन होगा शुरू। यूपी के दुग्ध संघों का होगा कायाकल्प, सरकार करेगी बड़ा निवेश। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में 5 साल के लिए बनेगा हेल्थ ब्लूप्रिंट। उत्तर प्रदेश में मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर यूपी 5 वर्षीय रणनीतिक रोड मैप तैयार कर रहा है। इस योजना में डिजिटल हेल्थ, मरीजों की सुरक्षा, गैर संचारी रोगों की रोकथाम, अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य नीति पर विशेष जोर दिया जाएगा। लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय राउंड टेबल बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने पर चर्चा हुई। सरकार ने एसएचएसआरसी यूपी को प्रदेश का प्रमुख तकनीकी थिंक टैंक बनाने का फैसला किया, जो नीति निर्माण, शोध और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपी के दिव्यांग छात्रों को मिलेंगे सहायक उपकरण। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2026 से 2027 में शिक्षा विभाग की योजना के तहत 9.85 करोड़ रुपए की कार्य योजना से 24,617 दिव्यांग विद्यार्थियों को जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगी। एल्मीको कानपुर के सहयोग से 75 जिलों में अगस्त से दिसंबर 2026 तक 176 मापन एवं वितरण शिविर आयोजित होंगे। लाभार्थियों की पहचान विद्यालयों, पीएम श्री सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल, आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं के माध्यम से होगी। विद्यार्थियों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, डिजिटल हियरिंग एड समेत अन्य उपकरण मिलेंगे। अभियान का उद्देश्य समावेशी शिक्षा पहुंच, सीखने और आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का नया पावर हाउस बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बन गया है। भारत के 65% मोबाइल और 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण यही हो रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बने हैं, जहां सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एलजी, डिक्सन समेत 75 से अधिक कंपनियों ने 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है। 32,146 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर निवेश, HCL, फॉक्सकॉन चिप प्लांट, 17.5 अरब डॉलर का स्मार्टफोन निर्यात, 1.85 लाख CSC और AI, रोबोटिक, ड्रोन व ऑटोमेशन पर फोकस ने प्रदेश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना दिया है। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा अपडेट, 11 अगस्त से आवेदन होगा शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पूर्व दसम कक्षा 9 से 10 और दसमोत्तर कक्षा 11 से 12 छात्रवृत्ति की समय सारिणी जारी की। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक विद्यालय मास्टर डाटा अपलोड करेंगे। नवीनीकरण श्रेणी में आवेदन 11 से 25 अगस्त, जबकि नए विद्यार्थी के आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक होंगे। सत्यापन, स्क्रूटनी और PFMS के जरिए राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी। नवीनीकरण छात्रों को अक्टूबर 2026 और नए छात्रों को जनवरी 2027 तक छात्रवृत्ति मिलेंगी। त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संशोधन की सुविधा भी रहेगी। उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। यूपी स्कॉलरशिप प्रक्रिया अब होगी डिजिटल और पूरी तरह पारदर्शी। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति योजनाओं के बेहतर संचालन और निगरानी के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग और पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप के बीच MOU हुआ। पहले चरण में आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की प्रक्रिया डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली से जोड़ी जाएगी। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं की प्रभावी पहुंच बढ़ेगी। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा तथा जिला स्तर पर सहयोगी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। यूपी को मिलेगा नया विधान भवन, सहारा शहर में बनेगा परिसर। उत्तर प्रदेश को नया विधान भवन लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर में 245 एकड़ में बनेगा। कमल के आकार वाले इस परिसर की अनुमानित लागत 5,200 करोड़ रुपए होगी। इसमें 700 सीट वाली विधानसभा, 200 सीटों वाली विधान परिषद,
1000 सीटों का संयुक्त सत्र हॉल और 5000 वाहनों की पार्किंग होगी। परिसर में सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, विधायक हॉस्टल, शोध केंद्र, डिजिटल मीटिंग हॉल, ई विधानसभा, विजिटर गैलरी, सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होगी। निर्माण 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और परियोजना 2029 से 2030 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के दुग्ध संघों का होगा कायाकल्प, सरकार करेगी बड़ा निवेश। उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 96.95 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इसमें जिला योजना के तहत 80 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 26.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दोनों योजनाओं से 13.47 करोड़ रुपए जारी भी हो चुके हैं। सरकार 16,000 से अधिक दुग्ध समितियों से निष्कर्म समितियों को सक्रिय और मजबूत करेगी। दुग्धशाला विकास अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के चयन के निर्देश दिए गए हैं। इससे नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध संग्रहालय क्षमता और डेयरी अवसंरचना को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल निगरानी से यूपी का खनन राजस्व रुपए 30,000 करोड़ पार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और डिजिटल निगरानी से वर्ष 2017 से 2026 के दौरान 30,524 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनन राजस्व मिला, जबकि 2012 से 2017 में यह 4,700 करोड़ रुपए था। अवैध खनन रोकने के लिए PGRS लैब, गूगल अर्थ और AI की मदद से 66 अवैध खनन स्थलों पर कार्रवाई कर 2.19 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हुई। ई नीलामी, यूपी माइन मित्र पोर्टल, IMSS, GPS, RFID, IoT आधारित चेक गेट और M-SAN नीति 2024 से पारदर्शिता बढ़ी। अवैध परिवहन रुका और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे से 56 गांवों को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में 74.3 किलोमीटर लंबे गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 79% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और 31 जुलाई तक पूरी जमीन खरीदने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 के पास जुड़ेगा। 56 गांव और 895 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाली परियोजना में 20 किलोमीटर हिस्सा ईडा क्षेत्र तथा 9 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक सेक्टरों और कार्गो परिवहन की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना का टेंडर जारी हो चुका है और निर्माण जल्द शुरू होगा। राम मंदिर विवाद पर संतों ने विपक्ष पर निशाना साधा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आयोजित संतों की संगोष्ठी में संत समाज ने पूर्व ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के समर्थन में एकजुटता दिखाई। संतों ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इसे एजेंडा बनाकर अयोध्या राम मंदिर और संत समाज को बदनाम करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और SIT जांच जारी है, इसलिए भ्रम फैलाना गलत है। संतों ने चंपत राय को पूरी तरह बेदाग बताया। बैठक में RSS, विहिप और कई प्रमुख संत शामिल हुए। रामलला दर्शन के लिए संतों हेतु वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी आश्वासन दिया गया। वाराणसी एयर शो में 3 दिन नाव संचालन रहेगा बंद। वाराणसी में 22, 23 और 25 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर नमो घाट से अस्सी घाट तक 3 दिवसीय एयर शो होगा, जिसके अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। शो में 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर करतब दिखाएंगे। प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 बजे तक प्रदर्शन होगा। इस दौरान गंगा में नौका संचालन, राजघाट पुल पर सड़क और रेल यातायात 2 घंटे बंद रहेगा। 16 अक्टूबर से नमो घाट आमजन के लिए बंद रहेगा। आयोजन में 15 से 25 लाख दर्शकों, 5,000 VIP और कड़े सुरक्षा प्रबंधों की तैयारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर 25,000 जूनियर हाई स्कूल अनुदेशकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 2017-18 से 17,000 रुपए मासिक मानदेय देने और 6 माह का बकाया भुगतान का आदेश बरकरार रखा। पहले ये अनुदेशक 7,000 रुपए मासिक पर कार्यरत थे। अदालत ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक सेवा के बाद उन्हें स्थायी माना जाएगा और 11 माह का अनुबंध प्रभावहीन भी हो जाएगा। कोर्ट ने सरकार की वित्तीय दलीलें खारिज करते हुए 3 वर्ष में मानदेय संशोधन का निर्देश दिया और 7,000 रुपए पर काम को अनुचित बताया।
यूपी में फिर बढ़ा बाढ़ का खतरा, कई जिले हुए जलमग्न। उत्तर प्रदेश में 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है। गंगा यमुना समेत 10 से अधिक नदियां उफान पर है और हिडन गंगा, घाघरा व गंडक समेत 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोनभद्र में कन्हर बांध के 3 गेट खोले गए, जबकि सीतापुर में 3.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गांव जलमग्न हो गए। लखीमपुर खीरी में मगरमच्छ गांव में घुस गया। 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 3 दिन बारिश कम, लेकिन 26 से 27 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र और वकील। कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में छात्र, वकील और सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकालकर छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। मेरठ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली गई, जबकि लखीमपुर में छात्रों ने एसडीएम को गुलाब देकर विरोध जताया। कानपुर में सपा विधायक ने प्रदर्शन किया और बीएचयू में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी। राकेश टिकैत ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी। नेपाली नागरिकों को भारतीय पहचान दिलाने का बड़ा खुलासा। बलरामपुर में 27 नेपाली नागरिकों को कथित रूप से भारतीय पहचान दिलाने के मामले में जांच तेज हो गई है। दोहरी नागरिकता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करीब 30 वर्ष पहले उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ाए गए, फिर आधार, राशन कार्ड, निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए। जांच एजेंसी 1990 से 2016 तक के रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। एसपी विकास कुमार ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है नन्हे यादव, संदीप चौहान, रिया कुमारी, नंदा सिंह, नवनीत रावत, गौरव वर्मा, भानु कुमार, वंदना राव, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, विकी सिंह, अनूप राजपाल, रमाकांत उपाध्याय, शिवजतन मिश्रा, शिवजीत बिंद, दुष्यंत शर्मा, मनोज सिंह, आशुतोष सिंह, चमन प्रजापति, अमरजीत साहनी, माधव गुप्ता, शिव प्रसाद पांडे, अनिल कुमार, इंद्रजीत सिंह और अनुज अग्रवाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में सफाई और सुविधाओं का क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।